नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11 दिसंबर 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रमुख प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी फर्स्ट न्यूज़ पर आते हैं और ये आर्टिकल भारत में वर्तमान में शिक्षा को लेकर एक जो परिवर्तन चल रहा है और ख़ास तौर पे कोविड-19 के बाद जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा के बारे में प्रचार प्रसार बढ़ा है और भारतीय बच्चे इसके ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, तो उसी को लेकर ये आर्टिकल है कि जो पैडागॉजिक एक तरह से जो प्रोसेस है, यानी जो शिक्षण शास्त्र है, जो एक तरह से बच्चों को अलग अलग तरीके से शिक्षा देने की बात कहता है, उसको एक तरह से यहाँ पर नकारा जा रहा है। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं सभी बच्चों को एक तरह से ट्रीट किया जा रहा है, जबकि जो पैडागॉजी का पार्ट है यानी जो शिक्षण शास्त्र है, वो ये कहता है कि सब बच्चों में अलग अलग तरीके की क्षमताएं होती हैं और उनको अलग अलग तरीके से अध्यापन करना चाहिए। तो इस तरह का जो सिद्धांत है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक विरोधाभासी विचार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसी को लेकर एक तरह से इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। अगर हम कोविड-19 के पार्ट पर देखें तो कोविड-19 में जो शिक्षा शास्त्र की विधियां थी उसमें परिवर्तन आ गया। जो एक तरह से क्लासरूम एजुकेशन का पार्ट था वो वर्तमान में एक तरह से ऑनलाइन शिक्षा के सिस्टम में चला गया। तो इससे कहीं ना कहीं पूरी जो शिक्षा का तंत्र है उस पर एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। वर्तमान में हम देखें तो कोविड-19 में सीमित हमारे पास विकल्प थे। जब हमारे पास विकल्प सीमित थे तो इसी कारण से कहीं ना कहीं ऑनलाइन आधार पर जो शिक्षा है उसी को शिक्षा का एक तरह से पूर्ण रूप से एक परिवर्तित भाग मान लिया गया। यानी जो क्लासरूम एजुकेशन है उसका एक सप्लीमेंट ना मानकर, उसका पूरक ना मानकर एक उसके विरोधी रूप में दिखाया गया कि जो क्लासरूम एजुकेशन है उससे अलग ऑनलाइन जो एजुकेशन का पार्ट है वो पूर्ण रूप से बच्चों की शिक्षा को रिप्लेस कर सकता है। कोविड-19 में जो सीमित विकल्प थे इसीलिए ऑनलाइन या इस तरह के जो शिक्षा तंत्र तेजी से आगे बढ़ा उसको सभी ने स्वीकार किया। वो लाभ की स्थिति में बच्चों को देता है या बच्चों को लाभ नहीं हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं देखा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं और किसी विकल्प के बारे में विचार नहीं किया गया और स्थितियाँ ऐसी थी कि अन्य किसी विकल्प के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। इसीलिए कहीं ना कहीं इस तरह का जो शिक्षण तंत्र है वो तेजी से आगे बढ़ा। अब इस तरह का जो शिक्षण तंत्र भारत में चल रहा है, सरकार के द्वारा कुछ छोटे बहुत नियम कानून बनाए गए हैं कि बच्चों को कितने घंटे तक का एक्सपोजर देना है जब ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, लेकिन इसका जो नियंत्रण है वो बहुत कमजोर है। तो इसके एक तरह से अनियंत्रित रूप में आगे बढ़ने पर भारत में जो शिक्षा का पूरा शास्त्र है उसमें एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है और ये बच्चों की जो एक प्रारंभिक अवस्था में जो विकास की स्थिति है उसको तेजी से बढ़ा सकता है। तो इसमें कुछ बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे पीछे रह सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो शिक्षण शास्त्र है उसमें बच्चों को अलग अलग अंतर करके शिक्षा देने का जो तंत्र है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह से एक यहाँ पर नियंत्रण नहीं दिख रहा है और इस पर नियंत्रण करना बच्चों को शिक्षित करने का सबसे प्रमुख आधार एक तरीके से माना जाता है। स्मार्ट क्लास की जो व्यवस्था है वो तेजी से आगे बढ़ी है। माना यह गया कि जो स्मार्ट क्लास है उनसे बौद्धिक जो विकास है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वो बच्चों का होता है, लेकिन इसके बारे में कोई प्रमाणित अभी तक कोई ऐसा अनुसंधान नहीं है कि स्मार्ट क्लासेस में ही बच्चों को ज्यादा बौद्धिक विकास दिया जा सकता है। बच्चों को फेस टू फेस सामने बैठकर जो बताया जाता है, जो पढ़ाया जाता है और जो समझाया जाता है उसका प्रभाव सबसे अधिक रहता है। तो बौद्धिक विकास स्मार्ट क्लासेस में यानी अलग अलग जो टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से शिक्षा देना, अलग अलग गैजेट्स के माध्यम से देना, ये बौद्धिक विकास को बढ़ाएगा, इसके बारे में कोई ऐसा प्रमाण अभी नहीं है। अब ऑनलाइन के अगर हम विकल्प की बात करें तो ऑनलाइन का जो विकल्प है वो वर्तमान में कोई है नहीं। तो ऑनलाइन एजुकेशन के पार्ट पर महामारी की स्थिति में जब ये तेजी से आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं उम्र के अनुसार जो शिक्षण तंत्र है उसको एक तरह से यहाँ पर मजबूती नहीं दी गई। ऑनलाइन एजुकेशन में आप बच्चों की ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं कि क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ का है तो ऑनलाइन एजुकेशन में ये सिस्टम होगा और फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में है तो ऑनलाइन का एजुकेशन का सिस्टम ये होगा। तो हम ऑनलाइन एजुकेशन एक सिंगल सिस्टम है जिसके द्वारा सभी बच्चों को एक तरीके से ट्रीट करते हैं। तो अलग अलग उम्र के अनुसार जो शिक्षण दिया जाता है, जो शिक्षा शास्त्र पैडागॉजी का प्रमुख आधार है, वो यहाँ पर एक तरह से कमजोर हो जाता है और इसका कारण ये है कि आप इस तरह का एक अलग से विकल्प ऑनलाइन माध्यम में आसानी से डेवलप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों के जो मानसिक स्तर है उनके अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। सभी बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो अलग अलग होता है। कुछ बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं, कुछ बच्चे धीमे सीखते हैं। तो उनके अनुसार जो शिक्षण तंत्र है वो व्यवस्थाएं करता है और शिक्षा शास्त्र में इसको अलग अलग तरीके से शिक्षा देने के लिए व्यवस्थाएं रखी गई हैं। लेकिन ऑनलाइन माध्यम से इस तरह से
बच्चों के मानसिक स्तर के आधार पर शिक्षण का जो तंत्र है उसमें परिवर्तन हो पाता है, ऐसा आसान नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक विकल्प के रूप में जरूर आया, लेकिन इसका बहुत प्रभाव नहीं हो सकता है। जहां तक हम बात करें स्मार्टफोन और लैपटॉप, तो ये जो पहुंच है बच्चों तक बढ़ी है, क्योंकि वर्तमान में इनको ही शिक्षा का एक तरह से आधार माना गया, जो विकल्प के रूप में था। जहां पर लैपटॉप की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए या कई जगह सरकारों के द्वारा उपलब्ध कराए गए, जिससे बच्चे जो अपना सेशन है उसमें बराबर शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन स्मार्टफोन और लैपटॉप के जो अपने नकारात्मक प्रभाव हैं वो आप ध्यान रखें। चाहे लंबे समय तक लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठना बच्चों की, चाहे आंखों की बात करें या मानसिक विकास है, उसको कमजोर करता है, और यह अनुसंधान के माध्यम से कहा गया है। तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं बच्चों के लिए स्वास्थ्य की एक समस्याएं भी लेकर आ सकती हैं। तो इसके ऊपर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों को जब हम एक तरह से ऑनलाइन शिक्षा में लाते हैं तो कहीं ना कहीं एक वर्चुअल वर्ल्ड, आभासी दुनिया में लेकर जाते हैं। जो भी वहां पर है वो वीडियोस के माध्यम से या कार्टून के माध्यम से या ग्राफिक के माध्यम से दिखाया जाता है। तो एक आभासी या वर्चुअल वर्ल्ड है, वहां पर एक तरह से आपको ले जाया जाता है। अब इंटरनेट अगर आप उपयोग कर रहे होते हैं तो ये वर्चुअल वर्ल्ड इंटरनेट के साथ मिलकर बच्चों को सीधे एक तरह से उनको एक्सपोज कर देता है। तो इंटरनेट पर आप जानते हैं कि बच्चों को लेकर जो एक तरह से सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता होनी चाहिए, वैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा तंत्र है बच्चों के लिए वो यहाँ पर एक तरह से उपस्थित नहीं है, तो वो मजबूत करने की आवश्यकता है। नया जो ऑनलाइन सिस्टम आया है एजुकेशन का, इसके पार्ट पर अगर हम देखें तो हमारी फैमिली और जो स्कूल है ये एक सुरक्षा तंत्र या सुरक्षा वॉल्व के रूप में काम करते थे। बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों के साथ में परिवार और स्कूल है, वो किसी भी तरह का गलत प्रभाव पड़ रहा है या शिक्षा में गलत तरीके से कोई चीज़ वो सीख रहे हैं तो उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज करने का काम करते थे। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद कहीं ना कहीं जो परिवार और स्कूल जैसा तंत्र है, जो एक सुरक्षा ढाल के रूप में रहता था बच्चों का, वो कहीं ना कहीं अनुपस्थित हो गया है। तो ये भी एक तरह से बच्चों की जो शिक्षा का पूरा स्तर है उसमें कहीं ना कहीं बड़े परिवर्तन लाएगा। जो भी नई शिक्षण विधियां हैं उनमें मानवीय और जो सामाजिक पक्ष है उनको बहुत मजबूती से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब भी आप मानवीय और सामाजिक पक्ष बताते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं बच्चों में एक तरह का जो मानवीय और सामाजिक पक्ष है वो मजबूत होना होगा। ऑनलाइन एजुकेशन के पार्ट पर इसको आसानी से किया जा सकता है, इस तरह की कहीं ना कहीं संभावना उतनी अच्छी नहीं है। तो जो नया शिक्षा तंत्र आया है उसमें मानवीय और सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको एक तरह से मजबूत करने की आवश्यकता है, और बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए उसके मानवीय और जो सामाजिक पक्ष हैं उनको भी धीरे धीरे समझाया जाए। तो ये अगर उपस्थित रहेगा तो ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो ज़्यादा एक तरह से बच्चों के लिए लाभकारी होगा। अगर ये उपस्थित नहीं है तो कहीं ना कहीं इनका जो अभाव है वो बच्चों को संपूर्ण रूप में विकसित करने में सहायक नहीं होगा। भारत में कई बार पश्चिमी देश हैं उनकी एक तरह से नकल करने का प्रयास किया जाता है कि वहाँ पर पूरा टेक्नो सेवी यानी पूरा तकनीक का यूज करके स्कूल चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, बच्चों को पूरी तरह से स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें बहुत सच्चाई नहीं है। चीन, जापान या पश्चिमी देशों की बात करें कि वहां पर किताबों की जगह पूरी तरह से मोबाइल, लैपटॉप या जो गैजेट्स है वो आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है। वहां पर पुस्तक अभी भी शिक्षा का बड़ा आधार बना हुआ है। तो ये गलत इंप्रेशन भारत में इसको कैरी किया जा रहा है। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें कि जब भी पश्चिमी देशों में कोविड-19 के समय भी ऑनलाइन एजुकेशन को जरूर बढ़ावा दिया गया, लेकिन केवल एक पूरक के रूप में, एक सप्लीमेंट्री पार्ट पर। ऐसा नहीं कि उसका एक विकल्प या उसका एक अलग से हिस्सा बता दिया गया। यानी जो शिक्षण तंत्र चल रहा था स्कूल कॉलेज के माध्यम से, उसमें ऑनलाइन एजुकेशन को एक सहायक के रूप में सप्लीमेंट करने के लिए जोड़ा गया। तो हम शिक्षण तंत्र जो वर्तमान में है उसके एक विकल्प के रूप में पूरा ऑनलाइन सिस्टम को नहीं ला सकते हैं, हमें उसके सहायक के रूप में डेवलप करना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे तो इसके लाभ ज्यादा अच्छे हो पाएंगे। डिजिटल शिक्षा के ऊपर एक आरोप यह भी लगता है कि इसके द्वारा जो बौद्धिक परिपक्वता है यानी जो इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी है वो बच्चों में समय से पहले आ जाती है। और ध्यान रखें, बच्चे अपनी उम्र के अनुसार धीरे धीरे सामाजिक, मानसिक और मानवीय अगर विकास करते हैं तो वो उनके संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। कोई बच्चा मान लीजिए समय से पहले अपने से ज़्यादा उम्र के जो भी सिद्धांत हैं या जो भी कॉन्सेप्ट है उनको अगर समझ रहा है तो ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। कुछ एक या दो बच्चों में ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी बच्चों को इस तरह से अगर हम विकसित करने की कोशिश करेंगे तो ये एक तरह से जो बचपन का हिस्सा है
जो बचपन का भाग है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की स्थिति है। तो डिजिटल शिक्षा का माना जाता है जो प्रभाव है वो बौद्धिक परिपक्वता को तेजी से लाएगा और ये बचपन की जो अवस्था है उसके साथ एक तरह से छेड़छाड़ करने की स्थिति है। तो उस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो स्वयं परीक्षण करना, स्वयं में एक्सपेरिमेंट करके प्रयोग करके देखना कि जो कहा जा रहा है वो तथ्य सही है या गलत है। तो इस तरह से जो स्वयं परीक्षण करना है वो शिक्षण का सबसे मजबूत तंत्र माना जाता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के पार्ट पर डिजिटल शिक्षा में हम देखें तो हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो स्वयं परीक्षण का जो एक शिक्षण विधि है वो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है और वो आज भी है और आगे भी इसको लागू करके रखना होगा। सभी अभिभावक को ये लगता है कि बच्चा उनका जिस उम्र में है अगर अपनी उम्र से ज्यादा की वस्तुओं को, सिद्धांतों को वो समझता है तो वो जीनियस है। तो ये जो एक तरह से हमारे समाज में एक धीरे धीरे परंपरा बढ़ती जा रही है कि बच्चे अपनी उम्र से ज्यादा की सिद्धांतों को समझ लें और जीनियस कहलाएं, ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति में हम कहीं ना कहीं उनके ऊपर मानसिक दबाव बढ़ाते हैं और ये उनको कहीं ना कहीं भविष्य के लिए कमजोर करता है। तो बच्चों में समय से पहले योग्यता आ जाना ये उनके मानसिक विकास को बहुत सर्वोच्च स्तर पर ले जाएगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। एक या दो उदाहरण हो सकते हैं लेकिन सभी बच्चों में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। वर्तमान में यह भी माना जाता है कि जो बच्चा है वो अगर वयस्क या एडल्ट की तरह जो भी वो समझ रखता है वयस्क के रूप में वो समझ एक बच्चा अगर दिखाता है तो हम उसको समझते हैं कि वो काफी जीनियस है। लेकिन बच्चे और वयस्क जो भी समय के साथ एक परिवर्तन होता है और समय के साथ जो मैच्योरिटी परिपक्वता आती है वो धीरे धीरे आनी चाहिए, अचानक नहीं आनी चाहिए। जो चीज आपको 12 से 15 साल की उम्र में समझ में आना चाहिए वो अगर आप 4 से 5 साल की उम्र में समझ रहे हैं तो ये मानसिक रूप से मजबूती नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चों को मानसिक रूप से ऐसी वस्तुओं के सामने खड़ा कर देना है जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। तो हमें इस पर भी एक तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो बच्चों से वयस्क के रूप में एक धीरे धीरे जो एक स्टेज है उसमें परिवर्तन करके आगे बढ़े, अचानक ही बच्चों से सीधे वयस्क में परिवर्तित ना हो जाए। तो इस तरह की जो एक जीनियस के रूप में बच्चों को दिखाया जाता है ये गलत परंपरा है। इसको जो वर्तमान शिक्षण तंत्र है उसमें हटाना पड़ेगा क्योंकि जो शिक्षा शास्त्र है वो बच्चों को चरणबद्ध विकास की बात करता है। अचानक बच्चे में किसी तरह का बड़ा परिवर्तन हो जाए ये संभव नहीं होता। पेडागोजी का, शिक्षा शास्त्र का सबसे प्रमुख आधार ये है कि बच्चे सब अलग अलग होते हैं। उनका जो एक तरह से शिक्षण शास्त्र है वो सबको अलग अलग मानकर विकसित किया गया है। हर आयु वर्ग के लिए अलग तरीके की शिक्षा की व्यवस्था है। जो हम क्लास सेकंड थर्ड के लिए यूज कर सकते हैं वो हमें हो सकता है कि 9th-10th के पार्ट के लिए उपयोगी ना हो। जो हम 9th-10th या 7th-8th के बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं वो 1st-2nd के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। तो बच्चों के अलग अलग उम्र में अलग अलग जो मानसिक स्तर होता है उसके अनुसार शिक्षण का शास्त्र डेवलप किया गया है। तो हमें उस पर एक तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के समय क्या है, सभी को एक ही तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा तंत्र में एक सबसे बड़ी जो कमजोरी दिखती है कि जब आप इस तरह से ऑनलाइन कंटेंट के सामने आते हैं तो वहां पर सभी बच्चों को उस कंटेंट को तुरंत समझना और समझ के प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। तो ये समय से पहले जो परिपक्वता है वो बच्चों में एक तरह से लाने का प्रयास है। तो ये बच्चों का जो मानसिक स्तर है उसको समय से पहले मजबूत करने की एक स्थिति है और ये कहीं ना कहीं भविष्य के लिए खतरनाक स्थिति हो सकती है। तो हमें शिक्षण शास्त्र में जो समयबद्ध और चरणबद्ध और आयु के अनुसार जो तंत्र दिया गया उस पर एक तरह से जाने की आवश्यकता है। और इंटरनेट से जो एक्सपोजर है और उसकी जो भी समस्याएं हैं वो चाहे हम पोर्नोग्राफी की बात करें या हम बात करें ऐसा कंटेंट जहां पर बच्चों को हैरेस किया जा सकता है या बच्चों को किसी तरह से प्रताड़ित किया जा सकता है ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से, तो ये सारी स्थितियां बच्चों को मानसिक रूप से एक बड़ी बीमारी की ओर ले जा सकती हैं जिससे उनके माँ बाप उनको आसानी से सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनेट जैसे जो तंत्र है उस पर बड़ा एक्सपोजर बच्चों का अभी नहीं होना चाहिए, सीमित स्तर पर रहना चाहिए और वो भी नियंत्रित, जिससे कि बच्चों के मानसिक स्तर को समय से पहले हम विकसित न कर दें। जो भी नया तंत्र लाया जा रहा है उसे जो भी हमारा शिक्षण तंत्र का आधार रहा है, क्लासरूम एजुकेशन की बात करें, फेस टू फेस एजुकेशन का पार्ट है, उसके एक सप्लीमेंट्री या उसके पूरक के रूप में हमें देखना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ विकल्प के रूप में, एक अल्टरनेट के रूप में उसको ले लेंगे कि पूरी शिक्षण तंत्र का एक विकल्प ऑनलाइन में आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक विकास या बच्चों की जो समय से पहले मैच्योरिटी है उसको बढ़ाएगा। तो उसको हमें रोकने की आवश्यकता है। और शिक्षण तंत्र में जो वर्तमान स्थितियां आ रही हैं उसमें सरकार को कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करके नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और शिक्षा शास्त्र के जो आधार हैं
उनके अनुसार इस शिक्षा को बढ़ाया जाए, बजाय इसके कि टेक्नोलॉजी का एक लिमिट से ज़्यादा उपयोग बच्चों को कहीं ना कहीं जो उनके मानवीय और जो सामाजिक पक्ष है उनमें कमज़ोर करेगा। और मानवीय और सामाजिक पक्ष से जो कमज़ोर बच्चा है वो किसी भी समाज के लिए बहुत सहायक हो पाएगा भविष्य में, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें कहने के इन पक्षों को मजबूत करने के लिए बच्चों का और जो अध्यापक है उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो और ज़्यादा भविष्य में मजबूत करना और ऑनलाइन माध्यम से उसको पूरक करना, उसको सहायक बनाना, ये एक तरह से करने की आवश्यकता है। परीक्षण करें कि आभासी शिक्षा भारत में शिक्षा शास्त्र को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो जो परिवर्तन हो रहा है उसको आप दिखा दीजिए। यानी जहां पर पहले फेस टू फेस बात हो रही थी, ऑनलाइन कंटेंट आ रहा है। इसी के साथ साथ जहां क्लास में हम अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे थे, ऑनलाइन में सबको एक तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो बच्चों के मानसिक स्तर के आधार पर जो शिक्षण हो रहा था वो अभी नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के जो कुछ प्रमुख यहाँ पर प्रभाव है वो आप बता सकते हैं। नकारात्मक क्या है, सकारात्मक प्रभाव क्या है कि अगर ऑनलाइन को हम साथ में जोड़ते हैं तो अगर महामारी जैसी स्थिति है तो पूरक के रूप में वो शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है। तो इस रूप में अपने आंसर को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट उसको हम देखते हैं, ये पेज नंबर 7 पर जीएस पेपर 2 यानी आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। ईरान कैलकुलेटेड रिस्क। अगर हम पश्चिम एशिया के पार्ट पर देखें तो पश्चिम एशिया में ईरान प्रमुख शिया कंट्री है और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो उसके द्वारा जहाँ जहाँ शिया जनसंख्या है वहाँ पर एक बड़ा अच्छा प्रभाव उसके द्वारा रखा गया है। वो चाहे सीरिया की हम बात करें, लेबनान की बात करें या हम इराक के क्षेत्रों की बात करें। तो इसी कारण से पश्चिम एशिया में ईरान एक अलग से एक शक्ति केंद्र है। और दूसरी तरफ हम देखें तो सऊदी अरब के नेतृत्व में जो सुन्नी देश है वो एक वहाँ पर पावर सेंटर है। इजराइल की अगर हम बात करें तो अमेरिका के सहयोग के साथ वो एक वहाँ पर पावर सेंटर बना हुआ है। इजराइल और सऊदी अरब दोनों ही एक तरह से अमेरिका के सहयोगी हैं और दोनों के द्वारा ही ईरान का विरोध किया जाता है। तो पश्चिम एशिया में पूरा जो गणित है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। 2015 के पार्ट पर अगर हम देखें तो बराक ओबामा के द्वारा एक प्रयास ये किया गया कि पश्चिम एशिया में जो भी वहाँ पर समस्याएं थी उसमें ईरान के लिए प्रमुख समस्या अगर अमेरिका के पक्ष से देखें तो अमेरिका का मानना यह था कि जो परमाणु हथियार कार्यक्रम ईरान चला रहा है उसको समाप्त किया जाए और उसके आधार पर वो ईरान से एक तरह से राजनीतिक स्तर पर बातें कर रहा था। जबकि हम इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल ये चाहता था कि जो परमाणु कार्यक्रम है वो तो समाप्त हुई, उसी के साथ साथ ईरान का जो प्रभाव पश्चिम एशिया में उसको भी घटाया जाए। तो दोनों पक्षों पर ईरान को एक तरह से कमजोर करना चाहता है इजराइल। लेकिन अमेरिका का प्रमुख अगर हम 2015 में देखें तो ओबामा के द्वारा प्रयास ये था कि परमाणु कार्यक्रम को रोका जाए और इसी के आधार पर P5+1 P5+1 का मतलब जो परमानेंट 5 सदस्य वो तो थे ही, प्लस इसमें जर्मनी भी शामिल था। तो P5+1 की जो बैठकें ईरान के साथ हुई तो 2015 का जो समझौता हुआ उसमें निर्णय ये लिया गया कि जो ईरान है वो अपने परमाणु कार्यक्रम को एक तरह से रोकेगा और जो यूरेनियम का वो संवर्धन कर रहा है, एनरिचमेंट कर रहा है, यानी 90% के स्तर तक जो यूरेनियम को वो संवर्धित कर रहा है जिससे कि परमाणु हथियार बनाया जा सके, उसको रोकेगा। इसी के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके इंस्पेक्टर वहां पर जो भी परमाणु ऊर्जा के संयंत्र उनकी जांच कर सकेंगे और इसके रिटर्न में अमेरिका ने एक तरह से जो आर्थिक प्रतिबंध है वो ईरान से हटाए और आर्थिक प्रतिबंध के हटने के साथ ही ईरान की जो आर्थिक स्थिति वो मजबूत होने लगी। आप ध्यान रखें, प्राकृतिक गैस में विश्व के 3 सबसे बड़े भंडारों में एक भंडार ईरान के पास है, कच्चे तेल का भी अच्छा खासा भंडार उसके पास है। तो कहीं ना कहीं विश्व में जो ईंधन की स्थिति है उसमें ईरान एक बड़ी आपूर्तिकर्ता के रूप में हो सकता है। तो जैसे आर्थिक प्रतिबंध हटे ईरान को बड़े स्तर पर आर्थिक लाभ हुआ और इस आर्थिक लाभ को एक तरह से ईरान ने पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में भी धीरे धीरे उपयोग करना शुरू किया और इसी का इजराइल के द्वारा और सऊदी अरब के द्वारा एक तरह से विरोध किया जाता है। उन दोनों का मानना है कि इस तरह के प्रतिबंध ईरान पर लगे रहने चाहिए जब तक कि वो पूरा परमाणु कार्यक्रम अपना बंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो ईरान को आर्थिक या किसी भी रूप में पश्चिम एशिया मजबूत नहीं देखना चाहते हैं। ईरान की पश्चिम एशिया में जो स्थिति है वो प्रमुख शिया केंद्र के रूप में है और शिया शक्ति का एक तरह से जो पावर सेंटर है। तो सीरिया में अगर हम देखें तो बशर अल असद की जो सरकार है उसको ईरान का खुला समर्थन है। ईरान की तरफ से हथियार से और सैन्य रूप में मदद दी गई है बशर अल असद को और उसमें रूस का भी एक तरह से सहयोग रहा है। इराक के पहाड़ पर जो शिया आबादी है उसका हमेशा ईरान ने समर्थन किया है और इसीलिए लगभग उन्होंने 7 से 8 साल के लिए ईरान और इराक का युद्ध भी हुआ। तो इराक में भी ईरान का बड़ा
बड़ा एक तरह से प्रभाव है अगर हम सिया केंद्र के रूप में उसे देखें। तो सिया जनसंख्या जो इराक में है उस पर ईरान का अच्छा खासा प्रभाव है। लेबनान में अगर हम देखें तो सिया एक प्रमुख जनसंख्या समूह है और वहां पर भी ईरान हिजबुल्लाह जो संगठन है उसके माध्यम से अपना प्रभाव बनाकर रखता है। तो 3 जो प्रमुख यहाँ पर देश हैं वहां पर ईरान का एक बड़ा अच्छा प्रभाव है और ये पूरे पश्चिम एशिया में ईरान के महत्व को स्थापित करता है। इसी प्रभाव को न्यूनतम करना इजराइल, सऊदी अरब और अन्य देशों का प्रमुख एक तरह से लक्ष्य रहा है। लेकिन बराक ओबामा की जो 2015 की नीति थी उसमें ईरान को कमजोर नहीं करना, ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है उसको कमजोर करना प्रमुख रूप से लक्ष्य था। अब ट्रंप प्रशासन जब सत्ता में आया तो उन्होंने अपनी जो ईरान नीति है उसको बदल दिया। ट्रंप प्रशासन के द्वारा जो न्यूक्लियर डील ईरान के साथ की गई थी उसको कैंसिल कर दिया और एक तरह से फिर से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए ईरान पर। तो यह माना जा रहा है कि इजराइल और सऊदी अरब की जो नीति है उसके अनुसार एक तरह से अमेरिका ने कार्य किया और पश्चिम एशिया में ईरान को फिर से अलग थलग करने का एक प्रयास किया गया। 2018 में अगर हम देखें तो 2018 के बाद से ही प्रमुख रूप से इजराइल को एक तरह से छूट मिली कि ईरान के खिलाफ वो गुप्त रूप में खुफिया कार्रवाई करे। ईरान के जो परमाणु वैज्ञानिक हैं या ईरान में जो भी परमाणु कार्यक्रम के लिए सहायक रूप में काम हो रहा है वहां पर एक तरह से हमले करके उसको एक तरह से नष्ट करने का प्रयास करना। ईरान में हमला हुआ और परमाणु कार्यक्रम से संबंधित जो प्रमुख दस्तावेज हैं वो चोरी हुए, कुछ परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या भी हुई। ये सारा प्रयास जो खुफिया रूप में इजराइल के द्वारा किया जा रहा था, प्रयास था कि पूरा परमाणु कार्यक्रम पटरी से अलग हट जाए और इसमें काफी हद तक इजराइल एक तरह से सफल भी हो रहा था। इसी के साथ साथ देखें सीरिया में ईरान के जो भी ठिकाने थे जहां से बशर अल असद को मदद दी जा रही थी, इजराइल ने वहां पर भी एक तरह से अपने हमले लगातार बनाए रखे जिससे कि सीरिया में ईरान का प्रभाव न बढ़ पाए। अगर हम बिडेन के प्रशासन की बात करें तो जो बिडेन प्रशासन, क्योंकि बिडेन बराक ओबामा के समय जब 15 में डील साइन हुई थी तो उपराष्ट्रपति थे, तो वो उसी डील को एक तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसको फिर से एक तरह से वापस लाएंगे। तो उनका मानना यह है कि जो परमाणु मुद्दा है वो हल करना अमेरिका का प्रमुख प्रयास है और जो क्षेत्रीय जो भी विवाद है, जो वहां पर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, वो वहां की क्षेत्रीय जो शक्तियां हैं वो मिलकर सॉल्व करें। जैसे पश्चिम एशिया की जो समस्या है उसमें सऊदी अरब, इजराइल, ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, इन सब के द्वारा एक तरह से मिलकर सहयोग करके उनका हल निकाला जाए। अमेरिका उसमें सहायक जरूर होगा लेकिन परमाणु कार्यक्रम जो कि एक तरह से पश्चिम एशिया की शांति के लिए खतरा है उसको रोकना बिडेन का प्रमुख एक तरह से उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं ईरान पर जो प्रतिबंध आर्थिक लगे हुए हैं वो हटने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। तो ऐसी स्थिति में इजराइल को यह लग रहा था कि अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं जो ईरान है वो आर्थिक रूप में मजबूत होगा और ऐसा इजराइल, सऊदी अरब प्रमुख रूप से नहीं चाहते हैं और इसी कारण से माना गया कि 27 नवंबर को एक बड़ा हमला किया गया ईरान की राजधानी तेहरान के बाहरी क्षेत्र में और वहां के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक है मोहसेन फकीरजादा, उनकी हत्या की गई। इस हत्या के बाद माना गया कि जवाबी कार्रवाई में ईरान के द्वारा कुछ ना कुछ हमला या इस तरह का प्रयास किया जाएगा और उसी को आधार बनाकर ट्रंप प्रशासन और इजराइल ईरान पर एक तरफा हमले करेंगे और ये पूरी रणनीति एक तरह से बनाई गई थी। ये रणनीति वर्तमान में एक तरह से असफल होती दिख रही है क्योंकि ईरान की तरफ से प्रयास ये किया गया, जो राजनीतिक रास्ता एक तरह से बैठकें या वार्ता का उसको बंद करने का इजराइल ने जो प्रयास किया था उसको उन्होंने सफल नहीं होने दिया क्योंकि ईरान की संसद के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि जो भी यूरेनियम का संवर्धन किया जा रहा है उसको 5% से केवल 20% तक संवर्धित किया जाएगा। इसे 90% के स्तर तक नहीं ले जाया जाएगा, जो कि 90% अगर ले जाएंगे तो परमाणु हथियार के लायक वो यूरेनियम तैयार हो जाता है। तो संवर्धन किया जा रहा है, बढ़ाया गया है 5 से 20%, लेकिन ज्यादा नहीं किया जा रहा, 90% तक नहीं ले जाया जा रहा है। इसका कारण यह है कि ईरान को लगता है कि अगर बिडेन प्रशासन जो जनवरी के दूसरे सप्ताह में सत्ता में आने वाला है वो आएगा और नीति अगर बदलती हैं तो ऐसी स्थिति में वो कोई ऐसा हमला या ऐसी गलती ना करे कि अमेरिका एक तरह से हमला करने के लिए बाध्य हो और बिडेन प्रशासन वहां पर कुछ न कर पाए। तो इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने 2 माह के लिए अपनी ये नीति अभी अपनाई है। तब तक जो बिडेन राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका में सत्ता में आ जाएंगे और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो परमाणु कार्यक्रम है ईरान वो अपना पीछे हटा सकता है और हो सकता है कि वार्ता आगे बढ़े, परमाणु कार्यक्रम को वो पीछे हटा ले और आर्थिक प्रतिबंध हट जाए। तो इजराइल का जो पूरा गेम प्लान था वो यहाँ पर बिगड़ा हुआ दिख रहा है और कारण ईरान के द्वारा एक तरह से संयम से काम लिया गया और किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई अभी नहीं की गई है। और जो बिडेन के आने के बाद
स्थितियां नियंत्रित होंगी, ऐसा ईरान को लगता है। और कहीं ना कहीं इजराइल के और सऊदी अरब के जो पूरे मंसूबे थे पश्चिम एशिया में ईरान को कमजोर करने का, वो वर्तमान में सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ईरान का जो एक तरह से विरोध है और पश्चिम एशिया में जो प्रमुख समस्या की जड़ है, वो कहीं ना कहीं ईरान का विरोध करना इजराइल और सऊदी अरब के द्वारा। फिलिस्तीन समस्या प्रमुख एक समस्या जरूर है, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो फिलिस्तीन समस्या के बारे में बहुत बात नहीं हो रही है। जैसे इजराइल के द्वारा आप देखें बहरीन से, यूएई के साथ में, सूडान के साथ में, अब कहा जा रहा मोरक्को के साथ में भी तो जो ये एक तरह से बैठकें की जा रही हैं, शांति समझौते किए जा रहे हैं, तो यहां पर फिलिस्तीन के मुद्दे को धीरे धीरे साइडलाइन किया गया है और पश्चिम एशिया की जो शांति व्यवस्था है उसके बारे में प्रमुख रूप से कहा जा रहा है। तो वहां पर ईरान एक प्रमुख स्टेक होल्डर है। बिना ईरान को शामिल किए और ईरान के खिलाफ हमले करके आप पश्चिम एशिया में शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर ईरान के द्वारा जो संयम से काम लिया गया है, ये जो बिडेन प्रशासन को पश्चिम एशिया में एक स्थायी और दीर्घकालीन शांति स्थापित करने के लिए जो उनके प्रयास हैं, उनमें सहायता अवश्य देगा। और ट्रंप प्रशासन और इजराइल का जो गेम प्लान था उसको पूर्ण रूप से उन्होंने असफल कर दिया है। इसी हमारे डिस्कशन के आधार पर मेंस का क्वेश्चन लिखिएगा। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ा रहा है, जिसे अमेरिका के साथ वार्ता प्रारंभ होने पर बदला जा सकता है, टिप्पणी करें। तो यहां पर आपको बताना है कि जो 5% से 20% यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा है, इसको ईरान वापस ले सकता है अगर बिडेन प्रशासन वार्ता करने के लिए तैयार होता है और आर्थिक प्रतिबंध हटाता है। तो इसमें पूरा आप बता सकते हैं कि 2015 के बाद स्थितियां क्या रही, ट्रंप प्रशासन के समय क्या हुआ, इजराइल के द्वारा वहां के नाभिकीय वैज्ञानिकों की हत्या या अन्य तरह के जो खुफिया हमले हुए, उनका प्रयास ये था कि नाभिकीय मुद्दे से अलग ईरान की जो पूरी आर्थिक स्थिति या पश्चिम एशिया में जो उसकी मजबूत स्थिति है उसको कमजोर किया जाए। तो केवल परमाणु कार्यक्रम इजराइल का लक्ष्य नहीं है, जबकि अमेरिका उसके परमाणु कार्यक्रम को ही लक्षित कर रहा है। अगर हम बराक ओबामा के समय की 2015 की डील की बात करें, ट्रंप प्रशासन ने परमाणु कार्यक्रम से अलग इजराइल को एक तरह से अपने सहयोगी के रूप में स्थापित करने के लिए पश्चिम एशिया में ईरान को आर्थिक और पूर्ण रूप से कमजोर करने का प्रयास किया। बिडेन प्रशासन फिर से बराक ओबामा की नीति को वापस लाएगा। तो इस रूप में अपने आंसर को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। हम अपनी नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं और ये हमारी इकोनॉमी के पार्ट से है। और ध्यान रखें, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये भारत में जो कृषि के संबंध में 3 जो सुधार के रूप में सरकार कानून लाई है, उनका जो विरोध हो रहा है उसके संबंध में इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि वर्तमान में ये जो विरोध चल रहा है, इसको खत्म करने का तरीका ये है कि जिन मुद्दों पर प्रमुख रूप से विरोध किया जा रहा है और जहां पर सरकार कुछ छूट देने को तैयार हो रही है, जैसे एमएसपी की गारंटी की बात करें, तो वहां पर सरकार को एक तरह से अपने प्रयास करने चाहिए कि जहां सरकार को लगता है कि वो सुधार कर सकती है, जैसे एमएसपी की जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है उसको चलते रहने देना और बैठ के प्रारंभ करना। इसी के साथ साथ जो भी कृषि में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात चल रही है, तो जब भी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो किसान और जो निजी कंपनियां हैं उनके बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद के समाधान का जो तंत्र है उसको और मजबूत किया जाए, जैसा किसानों की मांग है। तो उसके रूप में भी सरकार कोई ऐसा सिस्टम बता सकती है या विवाद समाधान कोई तंत्र बना सकती है और उसको लागू कर सकती है। तो सरकार को बैठकें करने के लिए किसी तरह की शर्त रखने से पहले जिन बातों को सरकार कह रही है कि वो उन्हें सुधार करना चाहती है, तो वो सुधारों की घोषणा करे। उसके बाद किसान एक तरह से बैठक या वार्ता के लिए आ सकते हैं। तो शर्त के आधार पर अगर बैठकें शुरू करने की बात होगी तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में समझौता होने की संभावनाएं कम है। और किसी भी देश के पार्ट पर आप देखें या अगर हम WTO के विचार भी देखें तो WTO का भी मानना है कि कृषि जैसा जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र के हाथ में या उनके कंट्रोल में दे दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम पश्चिमी देशों में भी देखें तो जो कृषि क्षेत्र है वहां पर बड़े पैमाने पर सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है अगर किसानों को किसी तरह की हानि या नुकसान होता है। वर्तमान में जो 3 कृषि बिल लाए गए हैं उनसे माना जा रहा है कि सरकार का कृषि क्षेत्र में जो दखल है, जो समर्थन है, वो घटेगा और इसको एक तरह से माना जा रहा है कि किसान का और नुकसान होगा। क्योंकि आप ध्यान रखें, अगर बाजार की शक्तियां कृषि क्षेत्र को संचालित करेंगी तो बाजार की शक्तियां निजी क्षेत्र है वो अपना लाभ पहले देखते हैं और किसान के लाभ के लिए बाद में कार्य करते हैं। जैसे सरकार के द्वारा एमएसपी में खरीद की जाती है तो जितना बफर स्टॉक चाहिए उससे ज्यादा सरकार खरीद करके एफसीआई के गोडाउन में रखे हुए हैं। किसानों को एक गारंटी है कि एमएसपी पर उनकी बड़ी जो खाद्यान्न की फसलें हैं वो आसानी से सरकारी मंडियों में बिक सकती हैं। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था की गारंटी उनको नहीं दिख रही है तो वो कहीं ना कहीं उनको जो एक आय की सुरक्षा दिख रही थी वो खतरे में दिख रही है।
आय की ये जो सुनिश्चितता है किसानों के लिए, वो सरकार को एक तरह से मजबूती से स्थापित करना पड़ेगा। तो एमएसपी को लेकर जो घोषणाएं हैं वो सरकार कर सकती है और किसान एक तरह से अपनी स्ट्राइक को रोककर बैठकों के लिए तैयार हो सकते हैं। तो जो भी तीनों बिल में समस्याएं हैं उनको कहीं ना कहीं हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए और किसान की निर्भरता निजी क्षेत्र में बढ़ाने का जो प्रयास है उसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखें अभी भी कृषि क्षेत्र में हमारे यहाँ जो सीमांत किसान है, लघु किसान है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम या 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो बड़े किसान ज़्यादा है नहीं, 80 से 90% सीमांत और लघु किसान है। तो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में आवश्यकता यह है कि सरकार का दखल बना रहे। पूर्ण रूप से अगर निजी क्षेत्र यहाँ पर हावी होगा तो ये किसानों के लिए बहुत घाटे की स्थिति होगी। तो उससे सरकार को एक तरह से देखने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा एमएसपी की जो बात कही जा रही है कि वो उसे लागू करने के लिए पुरानी व्यवस्था अभी भी तैयार है, वो साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट में विवाद समाधान का तंत्र है उसके बारे में, तो जो सरकारी प्रस्ताव है उन प्रस्तावों को लागू किया जाए, उसके बाद जो बैठकें हैं वो प्रारंभ हो सकती हैं। तो वर्तमान स्ट्राइक को एक तरह से रोकने का तरीका ये है कि जिन मुद्दों पर बहस हो रही है उन मुद्दों पर जहां सरकार तैयार है उनको लागू करके जो ये वर्तमान स्थिति है उसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया जाए। क्योंकि ध्यान रखें एमएसपी की जो व्यवस्था है वो किसानों के लिए कुछ स्थिति में आय का एक निश्चित साधन जरूर दिलाती है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि एमएसपी में सरकार जो खरीद कर रही है वो बड़े पैमाने पर गेहूं या चावल है वो एफसीआई गोडाउन में पड़ा हुआ है, उसका राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण जरूर किया जाता है, लेकिन वो एक तरह से एक ऐसा संसाधन है सरकार का जिसका कोई उपयोग नहीं है। तो वो सरकार एक तरह से घटाना चाहती है। तो सरकार के भी अपने जो पक्ष है वो मजबूत है कि जितना वो खरीद कर रहा है वो आवश्यकता से बहुत ज़्यादा है और केवल कुछ फसलों पर ही उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। जैसे अगर हम धान की बात करें, गेहूं की बात करें, अन्य फसलें जैसे अगर हम तिलहन को देखें या अगर हम बात करें दालों की, तो हम इनके क्या हैं, बड़े आयातक हैं। तो कुछ फसलों में जहां आयात बहुत ज्यादा है सरकार आयात को घटाकर एक तरह से उनका उत्पादन बढ़ाना चाहती है। तो सरकार चाहती है कि जो किसान है वो बहुफसली यानी मल्टी क्रॉपिंग पर जाएं और अपनी जो फसल की तकनीक है उसमें विविधता लेकर आए। ऐसा ना हो कि गेहूं और चावल इसी पर पूर्ण रूप से उनकी निर्भरता बनी रहे। तो ये तंत्र सरकार खत्म करके कहीं ना कहीं कृषि व्यवस्था में सुधार जरूर लाना चाहती है, लेकिन ध्यान रखें पुरानी व्यवस्था है, क्रांतिकारी रूप में अचानक बड़े परिवर्तन अगर किए जाएंगे तो उसका विरोध अवश्य होगा। इस तरह की जो व्यवस्था सरकार लाना चाहती है कि धान या गेहूं के अलावा अन्य फसलों का उत्पादन भी बढ़े। और ध्यान रखें पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, इन इलाकों में खास तौर से गेहूं या जो धान है वो प्रमुख फसल के रूप में है। तो यहां पर विरोध इसीलिए बहुत प्रबल आपको दिखाई पड़ रहा है। तो सरकार को कोशिश करनी पड़ेगी कि जो किसानों को लग रहा है इस क्षेत्र में कि धान और गेहूं के माध्यम से उनको जो आमदनी हो रही थी एमएसपी से वो उनकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसको सरकार को एड्रेस करने की जरूरत है। अगर ऐसा हो पाएगा तो ये जो स्ट्राइक चल रही है इसको रोकने में मदद मिलेगी और भविष्य में जो तीनों कृषि सुधार लाए गए हैं उनको किसानों की समस्याओं के हल करने के साथ साथ सकारात्मक रूप में लागू किया जा सकता है। जो सरकारी मंडियां एपीएमसी की राज्यों में चल रही हैं उनसे अलग जो मंडियां हैं उनमें राज्यों को भी शुल्क लेने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अभी नए जो बिल आए उसमें अनुमति नहीं है। तो राज्य भी इसका एक तरह से विरोध कर रहा है, उनको लग रहा है कि उनको राजस्व में हानि होगी। तो एपीएमसी के बाहर जो मंडियां चलने वाली हैं उन पर भी थोड़ा बहुत राज्य का नियंत्रण बनाया जाए। एपीएमसी जो मंडियां चल रही हैं उनमें सुधार किए जाए, क्योंकि पूरी तरह से निजी क्षेत्र की जो मंडियां होंगी वहां पर किसानों को लाभ हमेशा हो ऐसा नहीं है। तो दोनों तंत्र को पैरेलल रूप में सरकार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इस रूप में अगर सरकार अपने प्रस्ताव लाए तो ये जो वर्तमान में प्रोटेस्ट चल रही है इसको रोकने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट उसके पार्ट पर आते हैं, ये साइंस टैक्स से संबंधित है, ट्रू टू इट्स नेम। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन की जो निर्माण चल रहा है उसकी प्रक्रिया को लेकर जो जल्दबाजी की जा रही है उसको भारत में एक तरह से सही रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। और इसका परिणाम ये है कि भारत में वैक्सीन की जो ट्रायल है, जो आपातकालीन ट्रायल किया जाता है, इमरजेंसी ट्रायल, उसकी मंजूरी देने की जिम्मेदारी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास होती है और उन्होंने उसको एक तरह से बहुत सारे जो नियम कानून है उनका पालन करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। तो जल्दबाजी उन्होंने मंजूरी नहीं दी है और ये प्रक्रिया एक तरह से सही है, क्योंकि जब भी आप किसी वैक्सीन का आपातकालीन ट्रायल मांगते हैं तो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 यहाँ के जो ट्रायल के परिणाम होते हैं वो सटीक रूप में होने चाहिए, तभी आप आपातकालीन इसका जो
ट्रायल होता है उसके लिए मंजूरी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत बायोटेक की बात करें या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दोनों की तरफ से ही यहाँ पर प्रयास किए जा रहे थे आपातकालीन वैक्सीन देने के लिए मंजूरी का। लेकिन अभी जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया उनके द्वारा ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई है और अतिरिक्त डाटा मांगा गया है। जबकि भारत में आप देखें तो वैक्सीन के लिए एक तरह से दबाव है कि जल्द वैक्सीन को जारी किया जाए। तो यहाँ पर आप देखें प्रधानमंत्री के द्वारा भी अभी एक बयान दिया गया कि कुछ सप्ताहों के अंदर ही जो वैक्सीन है वो एक तरह से अस्तित्व में आ जाएगी और इसका उपयोग भारत में किया जाएगा। तो जब प्रधानमंत्री के द्वारा ये बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं उनके ऊपर एक दबाव होता है कि मंजूरी जो भी आपातकालीन ट्रायल के लिए कही जा रही है उसको जल्दी दिया जाए। लेकिन वो दबाव में नहीं आए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक रूप में मानदंड है उनको पूर्ण रूप से पालन करने का निर्णय लिया है और ये लोगों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च एक तरह से तरीका है जिसका पालन किया जाना चाहिए और वैश्विक स्तर पर इसको एक तरह से पालन किया भी जा रहा है। जैसे अगर हम भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसकी बात करें तो फेज 3 का जो ट्रायल है उसका डाटा पूर्ण रूप में अभी उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने केवल फेज 1 और फेज 2 का जो डाटा है उसका उपयोग करके ही जो आपातकालीन मंजूरी है ट्रायल के लिए उसके लिए एक तरह से अपना जो एप्लीकेशन है वो डाला है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये विवादित हो रहा है। अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें जो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन का पार्ट है उसके लिए जो वो प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर फेज 2 और फेज 3 है उनके ट्रायल के जो परिणाम है उसके आधार पर उन्होंने आपातकालीन जो ट्रायल है उसके लिए मंजूरी की बात कही है। लेकिन ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया उनका ये कहना है कि जो भी ये आंकड़े हैं उन आंकड़ों को लेकर एक तरह से एक यहाँ पर समस्या ये है कि ये आंकड़े नवंबर के मध्य के आंकड़े को दिखाते हैं। क्योंकि अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो उन्होंने 21 सितंबर को जो फेज 3 का ट्रायल है उसको शुरू किया और लगभग 28 दिन के बाद जो दूसरी डोज दी। तो जो इसके परिणाम है उनको देखने के लिए कम से कम 2 महीने का समय होना चाहिए। जैसे अमेरिका में अगर हम देखें तो वहां पर दवाओं के नियंत्रण करने की और वैक्सीन के बारे में मंजूरी देने की जो संस्था है FDA उनके द्वारा ये कहा गया है कि 2 महीने का एक तरह से गैप पीरियड होना चाहिए किसी भी डोज को देना और उसके परिणामों के एक तरह से जांच करने के लिए। तो यहाँ पर ये 2 महीने की जो प्रक्रिया है क्योंकि 21 सितंबर अगर आप 28 दिन का पार्ट लें तो लगभग अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में दूसरी डोज दी गई है और अक्टूबर का अंतिम सप्ताह अगर आप 2 महीने ले लें तो लगभग दिसंबर का मध्य या दिसंबर के अंत में होना चाहिए। तो उन्होंने पहले ही मंजूरी के लिए अपील कैसे किया है। तो 2 महीने की जो समय सीमा सामान्यतः पश्चिमी देशों में देखी जा रही है जिसको आदर्श माना जा रहा है वो यहाँ पर एक तरह से पालन नहीं हो रहा है। तो उसका पालन किया जाना चाहिए क्योंकि वैक्सीन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जल्द से जल्द कोविड-19 की वैक्सीन सभी देश चाहते हैं लेकिन जो सुरक्षा मानक हैं उनको एक तरह से हम पीछे नहीं कर सकते हैं। तो जो वर्तमान स्थिति है उसमें जल्दबाजी न दिखाया जाए, अन्यथा जो हमारे ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया उनकी तरफ से जिस तरह से सख्त रुख अपनाया गया है तो जो भी इस तरह की मंजूरी के लिए अपील करेंगे या एप्लीकेशन डालेंगे उनको कहीं ना कहीं वापस किया जाएगा या और डाटा की डिमांड की जाएगी। तो ये लोगों के स्वास्थ्य को लेकर जो एक उच्चतम स्तर है उसको बनाए रखने की एक स्थिति यहाँ पर दिखती है। तो अतिरिक्त डाटा जितना ज़्यादा होगा वो कहने के उतना ही सहायक होगा। ट्रायल के आंकड़े जितने लंबे समय के होंगे और जितने अधिक से अधिक लोगों के होंगे वो वैक्सीन की सुरक्षा को उतना ही ज़्यादा सुनिश्चित करता है। तो जल्दबाजी में इस तरह के वैक्सीन की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ में एक खिलवाड़ हो सकता है जिसको ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा सही रूप में एक तरह से अपनाया जा रहा है जिससे कि जो वैक्सीन भारत में आए वो सुरक्षित हो और उसका एक तरह से प्रभाव भी दीर्घकालीन हो, ये वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। आगे अपनी हम प्रीलिम्स की न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर 3 के पार्ट पर आप देखें तो यहाँ हमने एक इमेज दिया हुआ है और इसी के आधार पर आपको एक प्री का क्वेश्चन है और ये पेंटेड स्टॉर्क के संबंध में यहाँ पर इमेज है। और पेंटेड स्टॉर्क की अगर हम बात करें तो इनका एक तरह से जो विस्तार है वो एशिया के भाग में प्रमुख रूप से, जैसे भारत में आप देखें इस तरह पाकिस्तान के पार्ट पर है, यहाँ अगर हम देखें तो नीचे इलाकों म्यांमार का पार्ट है, नीचे थाईलैंड का हिस्सा है, या नीचे अगर हम पार्ट पर आए तो वियतनाम कंबोडिया का पार्ट। तो एक तरह से एशिया खासतौर पर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया यहाँ पर पेंटेड स्टॉर्क सबसे ज्यादा एक तरह से पाए जाते हैं। अगर हम IUCN की रेड डाटा लिस्ट में देखें तो इनको नियर थ्रेटेंड यानी लगभग एक तरह से खतरे के नजदीक माना गया है। तो यहाँ पर आप कहें कि लीस्ट कंसर्न ऐसा नहीं है लेकिन कुछ इनका शिकार हो रहा है अवैध, इसीलिए थोड़ा ये खतरे के नजदीक माने गए। तो अभी भी आप कहें कि बहुत ज्यादा संकट की स्थिति में तो ऐसा नहीं है लेकिन नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में यहाँ पर डाला गया है। तो अगर हम इसी के संबंध में प्री का क्वेश्चन देखें, पेंटेड स्टॉर्क एशिया में प्रमुख रूप से पाया जाता है। अभी हमने इसका विस्तार देखा तो एशिया के क्षेत्र में प्रमुख रूप से विस्तार है।
इसे IUCN की रेड डाटा लिस्ट में खतरे के पास नियर थ्रेटेंड सूची में रखा गया है। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर है आपका सी। नेक्स्ट न्यूज हम देखें और यहां पर अगर हम असम के पार्ट पर देखें तो कुछ हाथियों को एंथ्रेक्स के प्रभाव के कारण उनकी मृत्यु हुई है और इसी कारण से वैक्सीनेशन की एक प्रक्रिया वहां पर चलाई जा रही है। एंथ्रेक्स की अगर हम बात करें तो एंथ्रेक्स प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो इसका कारण होता है बैसिलियस एंथ्रेसिस नाम का एक तरह से स्पोर बनाने वाला जो बैक्टीरिया है वो। तो बैसिलस एंथ्रेसिस एक तरह से एंथ्रेक्स बीमारी का कारण होता है। प्रमुख रूप से जानवरों को एक तरह से प्रभावित करता है, लेकिन जानवरों के संपर्क में अगर मनुष्य आते हैं तो उनको भी एक तरह से यह बीमारी हो सकती है। और एंथ्रेक्स अगर आप देखें तो ज्यादा न्यूज में रहा है कि इसका प्रयोग एक बायोटेररिज्म के लिए किया गया, यानी जैविक हथियार के रूप में जो आतंकवादी हैं वो जैव आतंकवाद के रूप में इसका उपयोग करते हैं, तो उसके लिए एंथ्रेक्स का एक तरह से उपयोग किया जाता है। लंबे समय तक एक तरह से ये निष्क्रिय रूप में रह सकता है, अलग तरह के पाउडर या स्प्रे के रूप में इसको बनाया जा सकता है। तो कहीं पर भी पाउडर या स्प्रे के रूप में एक तरह से अगर इसे फेंका जाए या किसी पर डाला जाए तो उस पर एंथ्रेक्स का प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए इसका बायोटेररिज्म में जैव आतंकवाद में काफी उपयोग किया जाता है। तो इसी एंथ्रेक्स के संबंध में हम यहां पर प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। एंथ्रेक्स बीजाणु निर्मित जीवाणु स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। बिल्कुल सही यहां पर है। स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया का सिंपल सा मतलब ये रहता है कि ये निष्क्रिय रूप में बड़े पैमाने पर एक तरह से लंबे समय तक काम करते हैं और जितना भी जेनेटिक यानी जितना भी आनुवंशिकी पदार्थ होता है बैक्टीरिया का वो एक तरह से स्टोर रखते हैं। तो ये एक तरह से स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया है। बैसिलस एंथ्रेसिस उसके कारण होता है एंथ्रेक्स। दूसरा, एंथ्रेक्स मुख्य रूप से पशुधन और जंगली जानवरों को प्रभावित करता है। तो देखिए प्रमुख रूप से कहा गया, अगर कहा गया था केवल तो ये गलत हो जाता। प्रमुख रूप से करता है और मनुष्य अगर संपर्क में आते हैं तो उनको भी प्रभावित कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, इसका प्राय जैविक आतंकवाद में भी उपयोग किया जाता है। तो इसका कई बार उपयोग किया गया। अमेरिका में कई इस तरह के एंथ्रेक्स के हमले हुए हैं। तो 1 2 3 तीनों सही है, आंसर है आपका डी। नेक्स्ट उसको हम देखते हैं। कर्नाटका सेज नो टू फोर्सेबल एविक्शन। यहां पर अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वहां पर एक तरह से संरक्षण करने के लिए पर्यावरणीय पार्ट पर जो भी नुकसान हो रहा है पश्चिमी घाट को, गाडगिल कमेटी एक बनाई गई और कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई। तो उसी के संदर्भ में अगर हम यहां पर देखें, कर्नाटक का बहुत सा क्षेत्र जो पश्चिमी घाट में आ जाता है उसको एक तरह से इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के रूप में आरक्षित किया जा रहा है। तो वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनको एक तरह से विस्थापित करने के लिए एक प्रक्रिया हो सकती है। तो यहां पर कर्नाटक ने कहा है कि जो भी ऐसे जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित है पश्चिमी घाट में, वहां पर जो रहने वाले हैं उनको फोर्सबल यानी बलपूर्वक नहीं हटाया जाएगा। तो हम देखते हैं कि यह पश्चिमी घाट में पूरी प्रक्रिया है क्या। पश्चिमी घाट के संरक्षण के संबंध में देखें तो माधव गाडगिल एक रिपोर्ट है जो 2011 में आई थी। उनका यह कहना था कि पश्चिमी घाट का जो 64% इलाका है उसको एक तरह से इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित किया जाना चाहिए। और उन्होंने जो भी पारिस्थितिकी संवेदनशील इलाका है यानी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1, 2 और 3, तो उन्होंने एक तरह से इसको अलग अलग जोन में बांटकर संरक्षित करने की बात कही। कितना? 64% पार्ट। पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र एक तरह से पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जा रहा है ये 6 राज्यों में फैला हुआ है। यानी अगर हम उत्तर में देखें तो गुजरात से शुरू होता है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र का पार्ट, गोवा, कर्नाटक का पार्ट, केरल का हिस्सा और तमिलनाडु। तो 6 राज्यों में एक तरह से ये पूरा विस्तारित है। अब ये जो कमेटी 2011 की माधव गाडगिल की थी, इस पर विचार करने के लिए कस्तूरी रंगन कमेटी बनाएगी। इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं और 2013 में उनकी रिपोर्ट आई। उन्होंने पश्चिमी घाट के केवल 37% जो क्षेत्र है उसको एक तरह से पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र में शामिल करने की बात कही। माधव गाडगिल रिपोर्ट में यह माना गया कि पर्यावरणीय मुद्दों को बहुत कठोरता से पालन किया गया और कस्तूरी रंगन समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें पर्यावरणीय मुद्दे और विकास के मुद्दों उनको बराबर एक तरह से लेकर रखा गया। इसीलिए इसको कहीं ना कहीं इसके अनुपालन की ऐसे लागू करने की स्थिति काफी मजबूत दिखती है। कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा यह किया गया कि पश्चिमी घाट को 2 भागों में तोड़ा गया, एक सांस्कृतिक इलाके और एक पारिस्थितिकी इलाके। और जो पारिस्थितिकी इलाके थे उनमें 37% जो भाग है उसको एक तरह से पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील घोषित किया गया। और यहां पर 3 तरह के जो उद्योग हैं उनको एक तरह से कहा गया है कैसे प्रतिबंध लगाने हैं। जैसे जो लाल या रेड कैटेगरी के जो इंडस्ट्री हैं, जैसे खनन की बात करें या किसी भी तरह का वहां पर जैसे चमड़ा का उद्योग है या रंगाई का उद्योग है, इन तरह के उद्योगों को या कोई मान लीजिए ऑयल रिफाइनरी है, इनको रेड कैटेगरी के इंडस्ट्री माना गया जिनको पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया पश्चिमी घाट में। दूसरा अगर हम देखें नारंगी या जो ऑरेंज एक तरह से कैटेगरी की इंडस्ट्री है, तो जैसे खाद्य प्रसंस्करण है,
होटल है, रेस्टोरेंट का पार्ट है, ऑटोमोबाइल की सर्विसिंग है, इनको एक तरह से कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित रूप में यहां पर चलाया जा सकता है। और जब ग्रीन इंडस्ट्री, हरे उद्योग की बात करें, जैसे अनाज का प्रसंस्करण या प्रधान निर्माण या जैसे आपके कपड़े को निर्माण के जो उद्योग हैं, उनके लिए कहा गया कि वो एक तरह से यहां पर कार्य कर सकते हैं। तो लाल जो श्रेणी की रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री है, उनको पूर्ण रूप से यहां से हटाने की बात की गई, खास तौर पे जो भी माइनिंग या खनन में जुड़ी हुई हैं। तो ये एक तरह से पूरा माधव गाडगिल और कस्तूरी रंगन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके संबंध में। अगर हम गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी में जो एक तरह से अंतर है उसको केरल के मैप में देखें, तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव अगर एरिया की ईएसए की बात करें, तो आप जानते हैं गाडगिल में 3 भाग में बांटा गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो अलग अलग कलर में है, जैसे रेड के पार्ट पर है, इसके अलावा ये येलो के पार्ट पर है और ये लाइट ग्रीन। तो आप देखें इतना बड़ा इलाका इसमें लाया गया। जबकि अगर हम कस्तूरी रंगन में देखें तो सिर्फ येलो कैटेगरी है, तो आप देखें इसकी तुलना में यहां पर काफी कम है। यहां कितना था 64% लगभग, और यहां कितना है लगभग 37%। तो इसी के आधार पर हम एक प्री का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। कस्तूरी रंगन समिति का गठन गाडगिल समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए किया गया। सही स्टेटमेंट है। कस्तूरी रंगन समिति ने पश्चिमी घाट के 37% क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। सही स्टेटमेंट है। पश्चिमी घाट का पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र केवल 4 पश्चिमी घाट राज्यों में विस्तारित होगा। देखिए 4 नहीं है, 6 है। अभी हमने देखा था गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो 4 नहीं है, कितने हैं 6। तो तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है। आंसर है आपका ए। नेक्स्ट फरमाते हैं राजनाथ पिचेस फॉर डायलॉग। आप ध्यान रखें यहां पर ये जो एक तरह से जो यहां पर बात हो रही है, ये आसियान के द्वारा रक्षा के क्षेत्र में 2010 में एक व्यवस्था शुरू की गई जिसको आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग कहा जाता है, ADMM प्लस, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। तो ADMM प्लस का मतलब सिंपली आसियान के जो 10 देश हैं वो तो शामिल ही हैं। आप सभी जानते हैं आसियान में दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश शामिल हैं, और प्लस का मतलब है जो आसियान के वार्ता साझेदार देश हैं, डायलॉग पार्टनर कंट्रीज हैं, जो आसियान के साथ बैठकों में भाग लेते हैं। इसमें 8 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, USA, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, रशिया और न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ADMM प्लस आसियान और इसके 8 संवाद साझेदार के लिए एक मंच है। तो ध्यान रखें आसियान प्लस 8 जो इसके डायलॉग पार्टनर कंट्रीज हैं। यह भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी, मानवीय सहायता और आपदा में राहत और शांति अभियानों पर ध्यान केंद्रित करता है। किसी भी देश में किसी तरह की मान लीजिए चिकित्सीय आवश्यकता है तो मानवीय सहायता देना, और आपदा है जैसे भूकंप या अन्य कोई समस्या है तो आपदा में मदद देना, या किसी तरह की अगर ऐसी कोई व्यवस्था है जहां पर शांति अभियान के लिए सैनिकों की आवश्यकता है तो इस तरह के शांति अभियानों को भी यहां पर शामिल किया जाता है। तो इसमें यह दूसरा पॉइंट है आपका सही है। तीसरा, इसके सदस्य देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य भी हैं। देखिए जो ईस्ट एशिया जो समिट होता है आपका, ईस्ट एशिया जो समिट का पार्ट है उसमें भी यही देश शामिल हैं, आसियान, और साथ में ये 8 देश है, उनको मिलाकर जो एक तरह से टोटल मेंबरशिप कितनी हो जाती है 18। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर है आपका डी। नौ परिवहन और समुद्री क्षेत्र में उड़ान भरने की स्वतंत्रता किस सिद्धांत के तहत मान्यता दी गई है? तो ध्यान रखें UN क्लॉज यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1982 1982। अगला हम देखें इंडिया नेपाल टू रीस्टार्ट कमर्शियल फ्लाइट्स। तो कोविड-19 के समय एक तरह से जो समस्याएं आई भारत और नेपाल के बीच में वायु यातायात रुका रहा, तो उसको एक तरह से दूर करने के लिए दोनों देश एक तरह से तैयार हो गए हैं। तो इसी के संबंध में हमारा यहाँ पर आपका प्री का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एयर ट्रांसपोर्ट बबल्स दो देशों के बीच में अस्थायी व्यवस्थाएं जिनका उद्देश्य वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करना जब कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया जाता है। तो ध्यान रखें कोई भी आपातकालीन स्थिति है, दो देशों के बीच में मान लीजिए उड़ानें नहीं हो रही हैं और अस्थायी रूप में उड़ानों को कुछ समय के लिए व्यापारिक रूप में अगर शुरू किया जाता है तो इसको एयर ट्रांसपोर्ट बबल के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। कोविड-19 महामारी के कारण जो रुकी हुई थी उड़ानें वो भारत और नेपाल के बीच में एयर ट्रांसपोर्ट बबल की एक व्यवस्था के अंतर्गत शुरू की जाएंगी। दूसरा, लाभ प्रकृति में पारस्परिक होता है। तो ये जो व्यवस्था एयर ट्रांसपोर्ट बबल की है ये एक तरह से म्यूचुअल बेनिफिट की है, आपसी लाभ की है, यानी भारत को भी लाभ होगा नेपाल को भी लाभ होगा। तो दूसरा पॉइंट सही है। तीसरा, यह इन देशों को वीजा मुक्त यात्रा प्रदान करता है। तो देखिए वीजा मुक्त यात्रा की ऐसी कोई व्यवस्था यहां पर नहीं है। वीजा मुक्त यात्रा एयर ट्रांसपोर्ट बबल के साथ में नहीं संबंधित है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है। आंसर है आपका ए। अगला हम देखें
मोरक्को टू नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल। तो इजराइल के साथ में मोरक्को अपने संबंधों को एक तरह से सामान्य करेगा। इसी के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि मोरक्को का पश्चिमी सहारा के क्षेत्र पर जहां जहां नियंत्रण है उसको एक तरह से अमेरिका के द्वारा मान्यता दी जाएगी। पश्चिमी सहारा की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से स्पेन की कॉलोनी या उपनिवेश रहा है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति देखें तो पश्चिमी सहारा के ऊपर मोरक्को ने अपना नियंत्रण हमेशा माना है और 1975 में उसने हमला करके, अगर अब ये हरा पूरा इलाका देखें तो इस पूरे इलाके पर मोरक्को ने नियंत्रण कर लिया और यहाँ से भागकर जो भी शरणार्थी हैं वो पड़ोसी देश अल्जीरिया में एक तरह से वर्तमान में रहते हैं। अगर हम पीले इलाके की इसे बात करें तो ये जो क्षेत्र है इसका नियंत्रण करते हैं एक तरह से पश्चिमी सहारा में जो मूल रूप से रहने वाले लोग हैं सहारावी, और उनके द्वारा एक वहां पर मूवमेंट बनाया गया जिसको पोलासारियो फ्रंट कहा जाता है। तो पोलासारियो फ्रंट जो सहारावी लोगों का है उन्होंने इस येलो जो पार्ट है उस पर नियंत्रण बना रखा है, जबकि मोरक्को ने इस हरे भाग पर नियंत्रण बना रखा है। 75 से 91 के बीच में दोनों के बीच में लंबा संघर्ष चला है, मोरक्को की सरकार के जो सैनिक है उनके बीच में और पोलासारियो फ्रंट के बीच में। आगे चलकर यहाँ पर एक सीजफायर या युद्ध विराम हुआ और मोरक्को के नियंत्रण में अभी भी ये क्षेत्र बना हुआ है। तो ये काफी विवादित पार्ट है। तो यहाँ पर ट्रंप ने मोरक्को को समर्थन दे दिया है कि ये जो पूरा क्षेत्र है उस पर नियंत्रण मोरक्को का ही माना जाएगा। अब इसके लिए मोरक्को क्या कर रहा है, इजराइल के साथ एक तरह से जो अपने संबंध उनको सामान्य करेगा। आप देखें अफ्रीका में सूडान भी ये काम कर चुका है। इसके पहले पश्चिम एशिया के पार पर आप देखें तो यूएई और वहां पर बहरीन के द्वारा यह काम किया गया है। तो इसी कड़ी में मोरक्को को भी आप देख सकते हैं। पश्चिमी सहारा में संघर्ष में कौन कौन से देश शामिल हैं तो ध्यान रखें मोरक्को और अल्जीरिया। तो इन दोनों देशों के बीच में एक तरह से यहां संघर्ष की स्थिति है। एक नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। एडीबी नैरोज इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 21 जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन प्रोजेक्शन टू 8%। अगर हम एशियाई विकास बैंक की बात करें तो 2020-21 के लिए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में जो कमी आने वाली थी, कॉन्ट्रैक्शन आने वाला था, उसको उन्होंने पहले 9% कहा था, अब उसको घटाकर उन्होंने कितना कर दिया है 8%। और एक तरह से जो भारत की रिकवरी अच्छी हो रही है उसके प्रकाश में एक तरह से ये कमी लाई गई है, यानी 9% की जगह हमारी अर्थव्यवस्था में अब 8% की ही गिरावट होगी अगर हम 20-21 वित्तीय वर्ष की बात करें। और माना जा रहा है कि जो मुद्रास्फीति है वो भी 5.8% पर नियंत्रित रहेगी। हमारे यहाँ इसको 2 से 6% के बीच में रखना है। तो ये भी आंकड़ा कहीं ना कहीं सकारात्मक दिखा रहा है। और एडीबी के द्वारा ये जो आंकड़े दिए गए हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, उसमें एक तरह से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। तो इसी के संदर्भ में हम आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं, एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आंसर आपका क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ये हमारा 11 दिसंबर 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। प्री और मेंस के जो क्वेश्चन दिए गए उनकी आप प्रैक्टिस करें। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बेहद पसंद कर रहे हैं, आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।